डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवासन है और मैं तमिलनाडु के बीरम गांव का रहने वाला हूँ। ये मेरा पुश्तैनी गांव है और हम इस गांव को छोड़कर अब शहर आ चुके हैं। बचपन में हमारे साथ कुछ घटा था जिस कारण हमें वो गांव छोड़ना पड़ गया। सबसे पहले तो अपने गांव की ही बात करता हूँ। बीरम गांव जंगलों में बसा हुआ हमारा ये गांव, और मैं गांव में रहा करता था और मेरे पिता और माता भी वहीं पर रहा करते थे। मेरी आदत हुआ करती थी कि मैं जंगलों में खो जाता था। वहाँ जंगलों में किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने जाता और मेरे पिता हमेशा मुझे रोका करते थे। वहाँ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उस जंगल के पार पहाड़ी के ऊपर भूत देव रहते हैं और वो भूत देव किसी को भी छोड़ते नहीं। वहाँ उस पहाड़ी की पूजा की जाती है और भूत देव से माफ़ी मांगी जाती है कि वो किसी का भी नुकसान ना करे। पुराने ज़माने से ही भूत देव ने उस पहाड़ी पर निवास स्थान बना लिया था और कहा जाता है लोग वहाँ पर जाया करते थे और वो भूत देव कुछ लोगों को मार भी दिया करते थे। मैं तो कहानियाँ सुन सुन कर ही बड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा करता था। लेकिन मेरे दोस्त जो शहर से आया करते थे वो कहते थे कि उस पहाड़ी पर कुछ भी ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने की सारी कहानियाँ झूठी ही होती हैं। और मुझे भी लगने लगा था, हाँ, ये कहानियाँ झूठी ही तो होती होंगी। ऐसी कोई भी शक्ति की सिर्फ यहाँ कहानियां ही तो सुनाई जाती हैं, कुछ नजर तो आता नहीं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी मैं मानने लगा था ऐसी शक्तियां, भूत प्रेत सब कुछ झूठ ही होता है। और भूत देव की ऐसी बातें किसी और गांव में क्यों नहीं सुनाई जाती, किसी और राज्य में क्यों नहीं सुनाई जाती, सिर्फ यहीं पर क्यों सुनाई जाती है? सब कुछ झूठ ही होगा ना। शहर से आए मेरे दोस्त मुझे मना ही चुके थे कि भूत प्रेत नहीं होते। जब मैं 10 साल का था, वहाँ शहर से आए दोस्तों ने मुझे कहा था जंगल में हमें घुमाओ, और मैं भी उन्हें घुमाने के लिए साथ ले जाया करता था। मेरे पिता कहा करते थे यहाँ गांव में उन जंगलों के अंदर कई ऐसे लोग शहरों से आने लगे हैं जो तस्करी करने लगे हैं। यहाँ नशों की तस्करी शुरू हो चुकी है और अब जंगल उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। मैंने पिता की बात नहीं मानी थी और मैं अपने दोस्तों को लेकर उस जंगल के और भी आगे वाले रास्ते पर चल पड़ा था। उस पहाड़ी के आसपास बहुत लोग जाया करते थे, लकड़ियां काटा करते थे, उस पहाड़ी पर भी चढ़ा करते थे, लेकिन उस पहाड़ी के शिखर पर कोई नहीं जाता था। वहां पर तो भूत देव का निवास था। उस पहाड़ी पर पैर रखने से पहले हमें माथा टेकना पड़ता है ताकि वो भूत देव किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं 10 साल का था और मैंने माथा तक नहीं टेका था। मेरे दोस्त अब कहने लगे थे पहाड़ी के करीब तो पहुंच आए हैं, इस पर चढ़कर भी देखते हैं। ज़्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं थी, फिर भी 20 से 30 मिनट लग जाते ऊपर तक पहुंचने में। वो मनाते जा रहे थे और मैं मानता जा रहा था। वहाँ ऊपर चढ़ने का कोई खास रास्ता नहीं था, लेकिन पेड़ों ने इस तरह से मिट्टी को बांधा हुआ था कि वो मिट्टी ज़रा भी फिसल नहीं रही थी और उस पर पैर रखते रखते उसकी चोटी पर पहुँचा जा सकता था। हमें बताया गया था 20 से 30 मिनट का रास्ता है और 30 मिनट चलने के बाद आधी पहाड़ी तक भी नहीं पहुंचे थे हम। मेरे उन दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया था तुम तो इस गांव के हो, तुम्हारी टांगों में इतनी जान तक नहीं। और मैं आगे बढ़ता हुआ ये कह रहा था मैं ऊपर तक पहुंच सकता हूं, मानो या ना मानो। वहां नीचे से ही हमें उस पहाड़ी की चोटी पर लगे हुए वो पौधे नजर आ गए थे। यहाँ आसपास के जंगलों में वो पौधे पाए नहीं जाते। दूर से ही उसकी अजीब सी पत्तियां दिख गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पेड़ों ने घर ही बना रखा हो वहाँ पर। वो मेरे शहर से आए दोस्तों ने ये कह दिया था कि वो अब और ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते। बारिश का मौसम अब बनना शुरू हो गया था, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी और यहाँ पेड़ों के पास ही वो छिपकर बैठ गए थे। लेकिन उन्होंने मुझसे शर्त लगा ली थी। उन्होंने कहा था ये छोटी वाली घड़ी हम तुम्हें दे देंगे अगर तुम ऊपर जाकर उन पत्तों को तोड़ कर लेकर आओ। हम भी मान लेंगे कि तुम ऊपर गए हो और वो भूत देव तुम्हें मिलेगा नहीं, भूत तो होते ही नहीं।
मैंने भी कह दिया, हाँ भूत तो होते ही नहीं, चलो मैं ऊपर चढ़कर आता हूँ, मैं तो इन जंगलों में ही रहता हूँ ना, ये तो मेरा घर है, मैं ऊपर जाकर वापस आता हूँ और तुमसे बात करता हूँ। वो वहीं रुके हुए थे, मैं अकेला उस पहाड़ी की चोटी पर चल पड़ा था। वहाँ रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही थी और बारिश के कारण मिट्टी फिसलन भरी होनी शुरू हो गई थी। वहाँ पेड़ों के ऊपर जब भी बारिश की बूंदें पड़ती, पैर रखते ही पैर फिसल सा जाता। फिर भी कुछ टहनियाँ सूखी होती जिन्हें पकड़ पकड़ कर मैं आगे बढ़ रहा था। मैंने एक लंबा सा डंडा ले लिया था और मिट्टी फिसलन भरी थी, इसलिए बार बार उस डंडे को मिट्टी में गाड़ देता और उसकी पकड़ से आगे बढ़ जाता। 20 से 30 मिनट मुझे और लगे थे और अब भी मैं शिखर पर पहुंच नहीं पाया था। ये रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा होता जा रहा था, लेकिन अब चोटी साफ साफ नजर आ रही थी, वो पेड़ भी साफ साफ नजर आ रहे थे। पहले तो मुझे ऐसा लगा करता था कि चोटी पर सिर्फ मिट्टी ही होगी, लेकिन इस तरह से पेड़ों ने यहाँ घेर रखा होगा, मुझे इसका पता नहीं था। मैं लगभग शिखर पर पहुंच गया और वहाँ मुझे एक पगडंडी नजर आई। इस पगडंडी को देखते ही मेरे होश से उड़ गए। यहाँ ऊपर तक चढ़ने का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी होती है किसी जगह पर साधारण सा रास्ता बना होना। जब भी घास पर हम बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं, उसे एक रास्ता बना लेते हैं, तो वहाँ घास नहीं उगती और दिखने में ऐसा लगता है कि वो एक रास्ता हो, साफ सुथरा। इसे पगडंडी कहा जाता है और यहाँ इस शिखर पर पगडंडी का होना हैरानीजनक था। नीचे से जब कोई ऊपर तक आता ही नहीं तो यहाँ पगडंडी कैसे बन सकती है? फिर भी चलो उसके सहारे ऊपर ही बढ़ता हूँ। बीच बीच में पत्थर लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था ये बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता बनाया गया है। आगे दोनों तरफ पत्थर भी लगाए गए थे ताकि ऊपर बारिश का पानी एक तरफ निकल पाए। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जा रहा था, वहाँ बड़े बड़े पत्थरों पर छोटी छोटी नक्काशी नजर आ रही थी। पत्थरों को तराशा गया था, आकार बनाए गए थे। ऐसा लग रहा था ये शैतानी आकार हों, भूतों के आकार बने हुए थे, बड़े बड़े भूतों के आकार जिनकी जीभ बाहर की तरफ निकली हुई थी, आंखें तीखी और वहाँ बड़े बड़े कान। उन्हें देखकर डर लग रहा था और मैं सोच रहा था, डराने के लिए तरकीब बहुत अच्छी है, जो भी यहाँ पर पहुँचेगा इन पत्थरों को देखकर ही डर जाएगा। लेकिन अब मैं 10 साल का हो चुका हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डरने वाला नहीं। ये जंगल मेरा घर है। मैं अब धीरे धीरे पगडंडी के रास्ते ऊपर चलने लगा। अब पत्थरों से साफ सुथरा रास्ता था, बिल्कुल घास नहीं थी और वहाँ फिसलन हो ही नहीं सकती थी। पत्थरों को लगाया इस तरह से गया था कि ऊपर चढ़ने में ज़रा भी परेशानी ना हो। अब मैं उसकी चोटी पर पहुँच गया था और यहाँ बहुत सारे पत्थर रखे गए थे। ऐसा लग रहा था उन पेड़ों के पास पत्थरों से महल बनाया गया हो। पत्थर पेड़ों से बिल्कुल जुड़े हुए थे और उनके अंदर पेड़ों की जड़ें तक निकली हुई थी। ये घना जंगल सा दिख रहा था उस पहाड़ी की चोटी, और ऐसे पेड़ नीचे पाए ही नहीं जाते, सिर्फ ऊपर ही पाए जाते हैं। वो पेड़ों से छत बनी हुई थी और उसके नीचे पत्थरों को जैसे हवा में लटकाया गया था। रस्सियाँ बांधी गई थी और ये रस्सियाँ भी जड़ों से बनाई गई थी। पुराने ज़माने से ये चीज़ें इसी तरह यहाँ पर हैं और बीच में कुदरत ने भी अपना घर बना रखा है। ये देखने लायक चीज़ है। हम इससे डरते क्यों हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही उस छत के मैं नीचे पहुँच गया, आसपास बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखीं और सामने एक कमरा सा लग रहा था, लकड़ियों से बना हुआ कमरा। और ये कटी हुई लकड़ियां नहीं थी, जिंदा पेड़ों की लकड़ियां बिल्कुल घर का आकार बनाए हुए थी। वहां सामने चौड़ा सा दरवाज़ा दिखा। कुदरत का कमाल था कि किस तरह ये सब कुछ अपने आप बन गया है। जैसे ही उस दरवाजे के मैं अंदर गया, वो पेड़ बहुत ज़्यादा घने थे और कई जगह जैसे छेदों से रोशनी अंदर आ रही थी। मैं वहां पहुंचा और पेड़ों के ऊपर खुरचने के निशान थे। ये किसी जानवर के खुरचने के निशान नहीं हो सकते। ये पेड़ जितने भी पुराने हों, इस पर अभी अभी खुरचा गया है 2-3 साल के अंदर, तभी तो साफ साफ नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर घबराहट सी हो रही थी। ये जानवर के खुरचने के निशान नहीं थे, किसी समझदार प्राणी के थे। वहाँ इंसानी आकार बनाए गए थे, एक मुंह, 2 बाजू, 2 टांगें, इस तरह हर तरफ आकार बनाए गए थे। पेड़ों के ऊपर खुरच खुरच कर जमीन पर गोंद से जैसे फर्श डाला गया था और वहाँ एक पत्थर सामने सफ़ेद रंग का दिख रहा था। ऐसा पत्थर जंगलों में पाया नहीं जाता, पहाड़ों में पाया नहीं जाता। ये तो बहुत दूर से लाया गया कोई पत्थर नजर आता है। तभी मुझे वहाँ एक परछाई नजर आई थी। मैं तो सोच रहा था यहाँ इस तरह से पुराने ज़माने के ये पेड़ होंगे,
वो परछाई हिल रही थी, मेरे पैरों से निकल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरी परछाई हो। धीरे धीरे वो लंबी हो रही थी। मेरी नज़र पीछे पड़ी। कौन सी रोशनी पीछे से पड़ रही है जो परछाई को लंबी कर रही है? वो परछाई मेरे पैर के करीब से निकली और एक ठंडा हवा का झोंका शरीर को हिला गया। सामने उन पेड़ों पर वो परछाई बन रही थी और काले रंग की परछाई पेड़ से उभरना शुरू हो गई। मेरे पैर कांपने शुरू हो गए थे। भूत देव की कहानियां सुनी थी जिन्हें मैं झूठ मानने लगा था। शहर से आए मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग को भ्रमित कर दिया था, लेकिन सच मेरे सामने आ गया। हमारे पूर्वजों ने जिनकी बातें बताई हैं वो भूत देव सच में यहाँ पर रहते हैं। उसका आकार बन रहा था। वो काली सी परछाई एक आकार ले रही थी और आंखें निकलना शुरू हो गई। मैं कांपता हुआ पीछे हटने लगा। वो परछाई ने पत्थर को हिलाया और मेरी तरफ थोड़ा घसीट दिया और आवाज आई वहां पर, बैठो। वो आवाज सुनते ही मैं डर गया था। मैं वहां पर रुक नहीं सकता था और मैं चीखता हुआ वापस भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं भूत देव का सामना कर चुका हूं। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चीखता चीखता मैं उस पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। उन पत्थरों को देखकर पहले इतना डर नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। वो आकृतियां, ऐसा लग रहा था जिंदा होकर मुझे यहीं दफन कर देंगी या वो भूत मुझे काट कर रख देंगे। इसके बाद मैं भागता भागता नीचे तक आया था। शहर से आए मेरे दोस्त बारिश से बचे हुए वो पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे भागता हुआ देख वो भी मेरे साथ भागने लगे। मैं कह रहा था, बचाओ बचाओ, ऊपर भूत देव है, मैंने आंखों से देखा। वो कह रहे थे कोई इंसान होगा। मैंने जवाब दिया, इंसान हो ही नहीं सकता, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। परछाई को आकार लेते हुए कभी नहीं देखा। वो परछाई निकल रही थी, किसी रूप में आ रही थी। यकीनन वो मुझे मारने वाला था। मैं भागता जा रहा था और वो मेरे साथ। भागते भागते हम गांव में पहुंचे और मेरी चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया था। भूत देव मुझे मार देंगे, भूत देव। मैं ये कहता जा रहा था और गांव में हड़कंप मच गया था। ये बच्चा पहाड़ी पर जाकर आया है, ये बच्चा पहाड़ी पर जाकर आया है। विनाश आएगा, गांव में विनाश आएगा। ये बात हर किसी की जबान पर थी और हर कोई थरथर कांप रहा था। मेरे पिता को कई लोगों ने कहा था, आप यहाँ नहीं रुक सकते। हमें नहीं पता भूत देव किसी को कैसे मारते हैं, लेकिन यह बच्चा अब जिंदा नहीं बचेगा। भूत देव इसे मारने जरूर आएंगे। यहाँ पुराने ज़माने से कहानियाँ हैं कि उस भूत देव ने कई लोगों को मारा है। वो कहानियाँ भले ही अधूरी हैं, लेकिन मारने की बातें सच्ची हैं। मेरे पिता ने तभी मन बना लिया था, हम इस गांव में नहीं रह सकते। मेरी माँ, मेरे पिता मुझे लेकर शहर की तरफ आ गए थे। भले ही बहुत मुश्किल हुई उन्हें, यहाँ किराए के मकान पर रहना पड़ा, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पिताजी यहाँ काम करते रहे। हमने पैसे कमाए और हमने एक छोटा सा घर भी ले लिया। आज मेरी उम्र 24 साल है और हम उस भूत की कहानी से काफ़ी आगे निकल आए हैं। मेरी हिम्मत नहीं होती दोबारा उसके बारे में सोचने में, लेकिन यहाँ जब मैं एक कंपनी में काम करना शुरू हो गया हूँ, वो कहानी जिसे भी मैं सुनाता हूँ वो इसे झूठ मानना शुरू कर देता है। मैंने उन्हें समझाया, नहीं ये सच है, सच में मैंने भूत देव देखा था। मेरे साथियों ने कहा था, भूत देव देखा था, तुम्हें मारा तो है नहीं, तो वो भूत कैसे हुआ? हो सकता है वहाँ कोई प्रोजेक्टर लगाया गया हो, वहाँ ऐसी कोई चीज़ लगाई गई हो जिसके कारण वो परछाई ऐसी बनी, तुम्हें लगा कि वो बाहर की तरफ आ रही है। वैसे भी हमारी आंखों को धोखा होता है। मैं इतने सालों से इसे सच मानने लगा था, अब मुझे ये भी झूठ लगने लगा था। यहाँ काम करने वाले जितने भी साथी थे वो कह रहे थे वो झूठ था, वो झूठ था, और मैं इस कंपनी में धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। शहर में पढ़ाई अच्छे से हो पाई, इसलिए मैं यहाँ अच्छा काम ढूंढ पाया और अब मेरे दोस्त मुझे भी बदलना चाहते थे। मुझे वो गवार कहा करते क्योंकि मैं भूतों पर यकीन करता था और मैं उन्हें सच साबित करके दिखाना चाहता था। मेरे दोस्त चाहते थे कि मैं उसी गांव में वापस जाऊं और मैंने भी मन बना लिया। जब ये बात मैंने पिताजी को बताई थी, पिताजी घबरा गए थे। नहीं, तुम्हें गांव में नहीं जाना चाहिए। भूत देव एक बार दिखे थे, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे बेटे वहां मत जा। मैं पिताजी को ये समझाता रहा था कि भूत नहीं होते। पिताजी कह रहे थे, तुमने आंखों से देखा था, तुम्ही ने तो बताया था। अब पिताजी मुझे वहां जाने नहीं देना चाहते थे और मैंने तरकीब लगा ली। हम बेंगलोर जा रहे हैं, वहां पर हमारी कोई ट्रेनिंग लगी है, हमें कुछ दिन वहां पर रहने होंगे।
ये कहकर मैं अपने घर से निकला था और 3 दोस्त मेरे साथ। हम सब मेरे गांव की तरफ ही जा रहे थे। हम गांव पहुंचने में बहुत मुश्किल का सामना करने वाले थे, क्योंकि उस गांव से बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा है और उस गांव तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई बस नहीं आती, कोई टैक्सी वहाँ तक नहीं जाती, वहाँ मोटरसाइकिल किराए पर नहीं मिलते, लेकिन हम सस्ते साइकिल ले सकते थे। साइकिल पर रखकर सामान हम आगे बढ़ सकते थे और यही तरकीब हमने लगा ली। पास के ही शहर से साइकिल ले ली। हमने महंगी साइकिल किराए पर ले ली थी और उस पर सामान लादकर हम निकल पड़े थे उसी गांव की तरफ। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना खाने को, ज़्यादा सामान नहीं ले रहे थे हम। इसके बाद वो रास्ता लंबा था। साइकिल चलाने की हमें आदत थी। शहर में हम बहुत ज़्यादा साइकिल चलाया करते थे। साइकिल चलाकर जैसे ही गांव में पहुंचे, लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। ये बदले बदले से लोग थे, डरे डरे से, और वहाँ लोगों के घर में हथियार भी पाए जाते थे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। कुछ लोगों को पहचाना मैंने और मुझे देखकर वो खुश भी थे और निराश भी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुमने तो भूतदेव को देखा था ना? जब से तुमने भूतदेव को देखा है, यहाँ गांव बदल गया है। बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती हैं। हम अब जंगल के अंदर जाना भी छोड़ चुके हैं। जंगल के अंदर जो भी जाता है वो गायब हो जाता है और उसकी लाश तक नहीं मिलती। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में भूतदेव शिकार करने लगे हैं? लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भूतदेव किसी किसी को मारा करते थे, क्या अब वो सबका शिकार करते हैं? मुझे किसी ने यह भी बताया था, पहले जो स्मगलिंग तस्करी वाले लोग इस जंगल में आया करते थे, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कई गाड़ियां पीछे वाले रास्तों से उस जंगल के अंदर आती हैं, सामान लेकर भी आती हैं और लेकर भी जाती हैं। पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन मुझे उससे क्या करना था? मैंने कहा, मैं उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ। गांव वालों ने मुझे समझाया था, लेकिन मेरे दोस्त कहाँ मान रहे थे। चलो हम सब चलते हैं, इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। सब लोग उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचेंगे। इसके बाद एक झोंपड़े में हमने अपना घर बना लिया। वहीं पर सारा सामान रख दिया और पहली रात तो उसी झोंपड़े में बिताई थी। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन झोंपड़े के ऊपर तिरपाल लगी हुई थी, जिस कारण अंदर पानी नहीं आया। यहाँ कई गांव वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके घर के अंदर पानी तक आ चुका था। हमारे लिए ऐसा घर दिया गया था जिसके अंदर पानी नहीं आता था। पूरी रात इसके बारे में मैं सोचता रहा था कि किसी और की नींद आज खराब कर दी है हमने खुद के सोने के लिए। अगली सुबह मेरे दोस्त जिद कर रहे थे कि पहाड़ी के ऊपर तो जाना है। कितना समय लगा था? मैंने कहा था कि आधा घंटा कहा जाता था, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था। सुबह सुबह ही हम उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े थे। मैं उस पहाड़ी के ऊपर जाना चाहता था और मैंने सबसे ज़्यादा जिद पकड़ रखी थी। बचपन का वो झूठ, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जब मैं 10 साल का था, शायद भ्रम में फंस गया, शायद मैं डरा हुआ था, शायद वहाँ पहाड़ी पर इस तरह से परछाइयाँ बनी होंगी कि मैं डरकर भाग निकला और आज तक गांव वाले उसी कारण डरे जा रहे हैं। लेकिन ये मौतें, क्या सच में भूतदेव का असर हो रहा है? मुझे सवाल का जवाब तो चाहिए। हम उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़े थे और ये सफ़र काफ़ी लंबा था। पहले तो जंगल के अंदर से जाना था और अब इस जंगल में कोई कटाई का काम भी नहीं चल रहा था। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊंची थी और उसके बीच से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बचपन में ऐसा नहीं हुआ करता था। यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई रखी जाती थी और ज़रा भी खतरा नहीं हुआ करता था। जंगलों में बच्चे घूमा करते थे और कोई भी जानवर नुकसान तक नहीं पहुँचाता था। जब तक ये तस्करी वाले इस जंगल में आना शुरू नहीं हुए, कुछ भी बुरा नहीं हुआ था। और मैं जब तक उस पहाड़ी के ऊपर नहीं गया था, लोगों को कहानी नहीं सुनाई थी, तब तक लोग डरे नहीं थे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे और घबराए जा रहे थे। सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था। भले ही हम भूतों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो यादें बनकर आपकी आंखों के सामने घूमना शुरू हो जाती हैं। ये वही था मेरे लिए। उन पेड़ों के पास से गुजरते हुए बचपन की यादें ताज़ा हो रही थीं। वो नदी के पास से गुजरते हुए आंखों से जैसे पानी टपकना शुरू हो गया था। कैसे मैं खेला करता था, यही मेरा घर हुआ करता था, लेकिन हमें ये छोड़ना पड़ा मेरे कारण ही। आज उस बचपन की याद को दोबारा जीना चाहूँगा मैं। मेरे 3 साथी मेरे साथ चलते हुए हाथ में बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए थे। हमें तो शायद यहाँ बंदूकें लेकर आना चाहिए था, लेकिन डंडों से ही हम काम चला सकते थे। उस पहाड़ी के कोने तक पहुँचते ही मुझे टांग में दर्द होना शुरू हो गया था।
शायद पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार था, इसलिए आज मेरी टांग दर्द कर रही थी। लेकिन मैंने अपने साथियों को दिशा बता दी थी और वो रुकने को राजी ही नहीं थे। हम पहले चले जाएंगे, तुम्हारे भूत की कहानियां हम ही खत्म कर देंगे, तुम बाद में पहुंचना। और ऊपर सच में है ना वो पेड़ अच्छे वाले? मैंने कहा हाँ, तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। मैं वहीं पत्थर पर नीचे ही बैठ गया था और मेरे दोस्त ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू हो गए थे। कुछ समय के लिए मैं इंतजार करना चाहता था। वहां मैंने पैर उस नदी के अंदर डाल दिया और वो ठंडा पानी मेरे शरीर को भी आराम दिए जा रहा था। वहां 15 से 20 मिनट हुए होंगे। मैं वहां इंतजार कर रहा था कि मेरे दोस्त ऊपर से कोई इशारा करेंगे। वो काफी दूर चलते हुए दिखे जरूर थे, लेकिन घुमाव के कारण वो पहाड़ी के पीछे से निकल रहे होंगे। तभी मेरे सर में किसी ने डंडा मारा था। वो बड़ा तेज वार था। मेरे सर पर दर्द सा होने लगा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं ना चीख पाया ना कुछ कह पाया। किसने किया था ये वार मुझे पता तक नहीं चल पाया था। मुझे होश आ रहा था। धीरे धीरे सब कुछ नजर सा आ रहा था। कहाँ हूं मैं? ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुफा में था। इसके बाद मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर को एक बेड़ी से बांधा गया था। ये चेन ज़्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन मैं खींचने के बाद भी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। उसे एक कील से बांधा गया था और वो कील भी बाहर निकाली नहीं जा सकती थी। बहुत ज़ोर से, बहुत अंदर तक गाड़ी गई थी। मैं देखने लगा मैं हूँ कहाँ पर। वहाँ पर कुछ फट्टे पड़े हुए थे, एक हथौड़ी पड़ी हुई थी, कुछ कीलें पड़ी हुई थी और एक रोशनदान सा था जिससे बाहर से रोशनी अंदर की तरफ आ रही थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया मैं किस जगह पर हूँ। ना तो ये पूरी तरह से कोई गुफा नजर आ रही थी, ना ही पूरी तरह से वो कोई कमरा नजर आ रहा था। है क्या चीज़? मैं आवाज़ लगाने लगा, कौन है, कौन है? मेरे सर पर अब भी दर्द हो रहा था क्योंकि किसी ने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से वार किया था। मैं आवाज़ लगाने लगा, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? मेरी ये आवाज़ सुनकर सामने वाला वो दरवाज़ा खोला। ये पत्थर का बनाया हुआ दरवाज़ा लग रहा था, लेकिन उसे खोलने में बहुत ज़्यादा जोर लग रहा था। धीरे धीरे करके खुला था वो दरवाज़ा। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, एक आदमी मेरे सामने था। हट्टा कट्टा वो आदमी, मुंह पर उसने मास्क पहन रखा था और हाथ में एक बंदूक थी। उसने वो बंदूक मेरी तरफ तान दी और मैं एकदम से डर गया, जैसे अभी गोली चलने वाली हो और वो मुझे मार देगा। मेरी तरफ बंदूक तान कर वो कहने लगा, तुम यहाँ पर कैदी हो, तुम्हें एक काम करना होगा। ये फट्टे पड़े हैं, इससे बक्से बनाने शुरू करो। बक्सा काफ़ी बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि इसमें 6 फुट की एक लाश आ सके। अगर तुम ये काम कर पाए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, वरना तुम्हें यहीं पर दफना दिया जाएगा। काम शुरू करो। मैंने भी कहना शुरू कर दिया था, कौन है आप, कौन है? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैंने क्या गलती की है? तो वो कहने लगा, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले ये बताओ तुम्हारे कितने साथी हैं? मैंने कहा, मेरे 3 और साथी हैं, हम 4 थे, उस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। तो वो कहने लगा, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं? ऊपर क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें शक है कि पहाड़ी के ऊपर वो ड्रग्स रखे गए हैं? मैंने कहा, ड्रग्स? नहीं नहीं, हम ड्रग्स के लिए थोड़े ना जा रहे हैं, हम भूतदेव के लिए जा रहे हैं। वो पहाड़ी के ऊपर है ना। बचपन में मुझे भूतदेव नजर आए थे और अब मेरे दोस्त जानना चाहते हैं कि सच में वहाँ पर भूतदेव है या नहीं। वो हंसने लगा था। अच्छा, शहर से आए हो और मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो कहानियाँ सुनाकर। मैं जानता हूँ तुम पुलिस वाले हो और यहाँ हमें पकड़ने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक तुम्हारे साथियों को पकड़ा नहीं जाता, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। बाहर 2 गार्ड हैं, ज़्यादा चीखने चिल्लाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सर पर गोली मारी जाएगी। रहम ज़रा भी नहीं करेंगे हम। और जल्दी से बड़ा सा बक्सा बनाना शुरू कर दो, सब कुछ तुम्हारे पास है। जिंदा बचना चाहते हो तो ये काम करो। मैं अब क्या कर सकता था? मैं डर गया था। मैं उन कीलों और हथौड़ी से वहाँ बक्सा बनाने लगा। वो फट्टे हर आकार के थे और कीलें ठोक ठोक कर मैं बिल्कुल 6 फुट का बक्सा बनाने में लग गया। कई लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा पतली थी, उनसे बक्सा बन नहीं सकता था, चुनाव करना था। आसपास बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ पड़ी थी और मेरे हाथ भी छिल रहे थे। हाथों से खून निकलता और मैं आवाज़ लगाता, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, कोई पट्टी मिलेगी, कुछ मिलेगा? और बाहर से आवाज़ आ जाती, जैसे भी बनाना हो वैसे बनाओ, चाहे मरो चाहे जिंदा रहो, लेकिन हमें वो बक्सा चाहिए। मैं बक्सा बनाता जा रहा था और आधा बक्सा बन गया था। 1 घंटे का समय हो चुका था। तभी बाहर से एक और आदमी आया।
उसने भी वैसा ही मास्क पहन रखा था और उसने पैंट में एक छोटी सी बंदूक टांग रखी थी और हाथ में भी बड़ी सी बंदूक पकड़ी हुई थी, जो मेरी तरफ करके वो बोलने लगा, सच बताओ कितने साथी हैं? क्या 4 ही हैं? हमने नीचे से देखा है, ऊपर लोग तो जा रहे थे, लेकिन वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक वो पकड़े नहीं जाते तुम्हें अंदर ही रहना होगा, और अगर हमें पता चला तुम कुछ झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। मैं और ज़्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो जाते जाते कहने लगा, आधा बक्सा बना दिया है, जल्दी से इसे पूरा करो, पूरा ताबूत लगना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा था मेरे कान खड़े से हो गए थे। ताबूत लगना चाहिए? पहले वाला भी ये कह रहा था 6 फुट का चाहिए जिसमें कोई लाश भी रखी जा सके। ये यकीनन इसमें कुछ रखने वाले हैं। बाहर अब क्या करने वाले हैं ये? मेरे कान खड़े थे, मेरा दिमाग चल रहा था, मैं सोचता जा रहा था। अब काम करने को ज़रा भी मन नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो सोच में डूबा हुआ था, कहीं ये मेरे लिए ही ताबूत तो नहीं बना रहे। अब मैं 15-20 मिनट काम कर नहीं पाया था। फिर से वो दरवाज़ा खुला, एक और आदमी आया और वो इशारा करने लगा, जल्दी करो, इस ताबूत को बनाने के बाद तुम्हें 3 ताबूत और बनाने हैं, बस 4 ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा बनाने के लिए नहीं कहेंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। ये कहते ही वो बाहर की तरफ चल पड़ा। मैं घबरा गया था। 4 ताबूत, पहले सिर्फ 1 ताबूत बनाने के लिए कहा था, अब 4 ताबूत बनाने के लिए कहा है। कहीं मेरे साथियों को भी पकड़ तो नहीं लिया गया, या इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम 4 ही हैं और उसके बाद 4 ताबूत बनाने को कहा है। मैं अब डरने लगा था। मैं सोचने लगा था कि यहाँ से भागना तो होगा, वरना मैं बुरी तरह से फंस सकता हूँ। मेरे पैर में बेड़ियाँ बांधी गई थी जिसे खोला नहीं जा सकता था। हथौड़ी में मारता तो वहाँ से आवाज़ आती और वो बाहर से अंदर आ जाते। क्या करूँ मैं? मैंने एक तरकीब लगाई। मैंने एक फट्टे में छेद कर दिया और वो फट्टे को उस कील में फंसा दिया। पीछे नीचे फट्टे रखकर मैं इस तरह से जोर लगाना चाहता था कि फट्टे से मैं कम जोर लगाऊं और वो कील बाहर की तरफ निकल आए। 1 से 2 फट्टे फंसाने के बाद मैं जोर लगाता गया। वो कील हिल रही थी, वो बाहर निकाली जा सकती थी। भले ही उन्होंने जितने भी जोर से अंदर कील गाड़ी हो, लेकिन एक गलती कर दी। मैं दिमाग से उस कील को निकाल सकता था। अब फट्टे फंसाकर एक कोने पर मैं उस पर छलांगे लगाए जा रहा था। मेरा वजन इतना था कि दूसरी तरफ से कील बाहर की तरफ आने लगी थी। मैं जोर जोर से छलांगे लगाता रहा और पूरी कील बाहर आ गई। ये कील लगभग 3 फुट अंदर तक गाड़ी गई थी। नीचे से काफ़ी चौड़ी थी, लेकिन मैंने फिर भी तरकीब से इसे बाहर निकाल ही लिया। अब मैं सोच रहा था कहीं कोई आ गया, फिर से कील को अंदर गाड़ना पड़ेगा। मैंने वो खड्डा थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने हाथ डाला और खड्डे को बड़ा कर दिया। उसके बाद उसमें कील काट दी। देखने में ऐसी लग रही थी कि कील अंदर धंसी हुई है, जबकि मैं जोर लगाता तो कील को आसानी से बाहर निकाल सकता था। अब मैं सोचने लगा कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सही से दिमाग लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं वहाँ से आवाज़ लगाने लगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं इस तरह से चीखना शुरू हो गया था। उसके बाद बाहर से एक आदमी आया मेरे दिमाग की तरफ। उसने बंदूक की और कहने लगा, दर्द होता है तो मरो, इस तरह से आवाज़ें मत लगाओ। तो मैं पेट पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा, माफ़ कर दो, दोबारा नहीं बुलाता, तुम्हें भी ज़रूरी काम होगा, तुम काम करो। मैंने ये कहा और वो बाहर चला गया। अब जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, मैंने वो कील निकाली। अब मेरे पास समय था, क्योंकि वो तब अंदर आएगा जब बहुत ज़्यादा समय हो चुका होगा। मैं अब उस रोशनदान से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर मैं चढ़ नहीं सकता था। मैं फट्टों की इस तरह से सीढ़ी बनाने लगा कि ऊपर तक देख पाऊँ, और फट्टों से आसानी से मैंने सीढ़ी बना ली। वो सीढ़ी बनाते ही रोशनदान से बाहर देखने लगा। बाहर 2 आदमी खड़े थे, दोनों तरफ एक एक आदमी। अब मैं सोच रहा था कि कैसे फंसाऊं इसे, कैसे इन्हें फंसाकर मैं बाहर निकल सकता हूं। तभी मेरा ध्यान आगे बढ़ा। उन पेड़ों के पास कई लोग थे बंदूकों के साथ। ये तस्कर नजर आ रहे थे। वहाँ ड्रग्स दिखे मुझे। वहाँ बड़े बड़े ठेले से थे। वो ठेलों पर बहुत सारा सामान रखा था, बहुत सारा असला रखा था। इतने सारे लोगों को मैं चकमा नहीं दे पाऊंगा और मैं मायूस सा हो गया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे थे। अगर इन 2 को मैं चकमा दे पाया तो यहाँ से निकल सकता हूँ और पहाड़ी की तरफ भागूंगा और ऊपर से पीछे की तरफ भागना शुरू हो जाऊंगा। अगर ऐसा कर पाया तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन अगर उसी गांव की तरफ भागा तो ये मुझे घेर ही लेंगे। अब कैसे दिमाग लगाऊं? मैं अब उन सब की लोकेशन देख चुका था और जो 2 लोग बाहर खड़े थे उन्हें ही सबसे पहले फंसाना था। तो मैंने ऐसे किया कि वहाँ चीखना शुरू कर दिया,
मैं पीछे लकड़ी के फट्टे का एक आकार बना चुका था जिस पर अपने कपड़े पहना चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ पर लेटा हूँ। सबसे पहले तो मैं आवाज़ लगाने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। मैंने ऐसे आवाज़ लगाई जैसे मुझे कुछ हुआ हो। वहाँ दरवाज़ा खुला और भागता हुआ मुझे देखने के लिए एक आदमी पास पहुँचा। जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था मैंने उसकी बंदूक पकड़ ली और वो आगे गिर पड़ा। वो बंदूक मैंने उसके सर पर तान दी थी। वहाँ उसे बोलने के लिए कहा कि अंदर आओ जल्दी, ये मर गया, ये कहो। उसने ऐसा ही कहा और दूसरा भी भागकर अंदर की तरफ आने लगा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसकी तरफ भी मैंने गन तान दी और उससे दोनों बंदूकें ले ली। वो बंदूकें लेने के बाद मैं उस दरवाजे से बाहर की तरफ निकला। मैं बाहर निकल रहा था तो मैं ऊपर रोशनदान को भी बाहर से बंद करना चाहता था। दरवाज़ा बंद करते ही ऊपर रोशनदान पर भी एक फट्टा मैंने फंसा दिया। अब उनकी आवाज़ भी ज़्यादा दूर तक नहीं आ सकती थी और बाहर से एक फट्टा मैंने उस दरवाजे पर फंसा दिया ताकि वो बाहर ना निकल पाएं। अब मैं सोच रहा था इतने लोगों के बीच से कैसे निकलूंगा, मुझे उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा। मैं उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और ऊपर जाते हुए दो आदमी भी दिख रहे थे मुझे। वो शायद मेरे दोस्तों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जल्दी से मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक थी और बाकी बंदूकें मैंने पीठ पर टांग ली थी। यकीनन उन बंदूकों को अपने दोस्तों को दूंगा तो वो भी मेरी कुछ ना कुछ मदद तो करेंगे ही। मैं अब भागता हुआ उसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया था। मैं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर भाग रहा था और ऊपर से गोली की आवाज़ आई और मैं थम सा गया। कहीं मेरे किसी दोस्त को गोली तो नहीं लग गई। अब मैं और भी तेज़ ऊपर की तरफ भागना चाहता था लेकिन चढ़ाई पर तेज़ी से भागा नहीं जा सकता। 30 मिनट तक ऊपर जाता रहा और रास्ते में मुझे वही दो आदमी दिखे। उन्होंने बंदूकें तानी हुई थी मेरे 3 साथियों की तरफ और एक पेड़ के पीछे छिपा मैं उन्हें बचा कैसे सकता था। मेरे पास बंदूकें तो थी लेकिन वो 2 लोग थे। किसी तरह उन्हें पहले तो रोकना होगा। मैंने एक तरफ से आवाज़ करनी शुरू कर दी, जल्दी आओ, यहाँ किसी को पकड़ा है, ये चौथा आदमी है। मैंने ये भारी आवाज़ में कहा था और उनमें से एक भागता हुआ मेरे पास आ गया। मैंने उसके सर पर जैसे ही बंदूक रखी वो मुंह बंद करके खड़ा हुआ था। उसकी बंदूकें छीनी और उसके सर पर जो पत्थर मारा वो वहीं बेहोश हो गया था। जैसे ही मैंने दूसरे को आवाज़ लगाई, सच में यहाँ तो ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें भी आना होगा, इन्हें छोड़ो, जल्दी इधर आओ। वो दूसरा आदमी भी इधर बढ़ रहा था। मैंने उससे बंदूक तो छीन ली लेकिन वो चीखने लगा था और वो चीखें नीचे लोगों तक पहुँच रही थी। वो भीड़ भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई। उसे तो धक्का दे दिया और हम चारों ऊपर चढ़ना शुरू हो गए थे। यहाँ इस पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरते ही हम बच सकते हैं और कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ी के ऊपर चढ़ते गए। भागते भागते मैं उन दोस्तों से पूछ रहा था, ऊपर पहुँचे थे? उन्होंने कहा, नहीं, एक जगह हम रुके हुए थे तभी ये आ गए। हमसे पूछने लगे तुम्हारे कितने साथी हैं? हमने कह दिया हमारे साथ कोई नहीं है। ये हमें पुलिस वाले समझ रहे थे। मैंने भी समझाया ये तस्कर हैं और हमें यहीं मार देंगे, हमें इनके हाथ से बचना होगा। अगर इनके साथ गए तो हम जान से जाएंगे। हमें पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरना होगा और इसके लिए हमें शिखर तक पहुंचना होगा। हम अब ऊपर जा रहे थे और नीचे से भीड़ भी हमारा पीछा कर रही थी। भले ही हमारे पास बंदूकें थी लेकिन हमारे पास तजर्बा नहीं था इन बंदूकों को चलाने का। कैसे मुकाबला करते उस भीड़ का? तस्कर संख्या में बहुत ज़्यादा थे और शायद सारे उस पहाड़ी के ऊपर आ रहे थे। हम धीरे धीरे उस चोटी पर पहुंच आए थे। दूर से वो शैतानी पत्थर दिखने लगे थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। यहीं ऊपर तो चढ़ा था मैं, वैसी ही आकृतियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन की याद ताज़ा हो रही हो और ऊपर जाते जाते साफ पगडंडी दिखने लगी थी। वो पत्थरों से बना रास्ता दिखने लगा था। मैं घबराना शुरू हो गया था। उन पेड़ों के बीच से हमें निकलने में थोड़ी मुश्किल होगी, शायद साइड से निकलेंगे। ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरे दोस्त थकने लगे थे और मैं ऊपर जैसे ही पहुंचा मैंने अपने दोस्तों को कह दिया था, एक साइड से तुम निकलो, दूसरी साइड से हम निकलते हैं। मेरे तीनों दोस्त एक ही साइड से निकलना शुरू हो गए। मेरे साथ कोई आया ही नहीं। दूसरी साइड से मैं जैसे ही निकलना चाहता था, उन पेड़ों के पीछे से निकलने का रास्ता नहीं था। इस तरफ खाई ज़्यादा गहरी थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं फिर से वापस मुड़ा। अब वहाँ नीचे से आते हुए वो तस्कर दिखना शुरू हो गए थे। जल्दी से मैं दूसरी तरफ जा पाता उससे पहले ही वो उस तरफ पहुँचे और मेरे दोस्त शायद दूसरी तरफ पहुँच गए होंगे। मैं अब उस घर के अंदर ही जा सकता था जहाँ किसी समय मैंने भूत देव को देखा था। ऐसा लग रहा था उस घर के अंदर भी मौत ही मिलेगी और बाहर भी मौत ही मिलेगी।
उन तस्करों से मैं बच नहीं सकता था। तो मैं उस घर के अंदर ही चला गया। मैंने सोचा किसी चीज के पीछे छिप जाऊंगा, और अंदर पहुंचते ही चारों तरफ से रोशनी अंदर आने लगी। मैं कांपने लगा था। वैसा ही दोबारा ना हो जाए, वो बस एक भ्रम हो। मैंने यहाँ परछाइयाँ देखी थी। सच में हर तरफ से आ रही रोशनी कई जगह परछाइयाँ बना रही थी, और सामने उस पेड़ पर परछाई बनी मेरे पैरों से खींचती हुई परछाई गई थी। मैं आंखें मलता रह गया था। बचपन में ऐसा ही तो हुआ था, दोबारा वैसा हो रहा है। भूत देव, ये मुझे मार देगा, वो तस्कर मुझे मार देंगे। मौत बहुत करीब है, मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। मेरी आंखों के सामने उस पेड़ के आगे से वो परछाई आकार लेने लगी। आंखें दिखने लगी थी। मैं आंखें मलता इधर उधर हिलता कि ये परछाई मेरी बन रही होगी, ये एक भ्रम होगा। लेकिन नहीं, वो सच्चाई थी। काले रंग की परछाई मेरे सामने खड़ी हो गई, और पैर मारकर उसने पत्थर घसीट कर मेरे करीब कर दिया और कहा, बैठो। मैंने भी घबराते घबराते कदम आगे बढ़ाए और उस पत्थर पर मैं बैठ गया। मैं कहने लगा, देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। मैं ये गलती कर चुका हूँ, मुझे माफ कीजिए। वो परछाई की बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, 10 फुट का कद और भयानक सा शरीर था। लंबा चौड़ा, कभी कभी छोटा हो जाता, तरल सा लग रहा था वो। उसके बाद एक हंसी की आवाज, तुम तो पहले भी आकर गए थे ना? तुम जब छोटे हुआ करते थे, दोबारा आ गए। मैं अब और ज्यादा घबरा गया था। नहीं, मैं पहले नहीं आया था। मैं नहीं, कभी नहीं आया मैं यहाँ। तभी वो परछाई फिर से हंसने लगी। तुम ही थे। दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। पहले भी पत्थर दिया था ना मैंने, तुम बैठे ही नहीं। अब बैठे हो, क्या हुआ? क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं अब सर झुका चुका था। देखिए भूतदेव, मैं माफी मांगता हूँ। मैं आपकी पूजा किया करूंगा। मैं पहाड़ी के नीचे माथा टेकता हूँ, जब भी पैर रखता हूँ सच में मैं माथा टेकता हूँ। मैं आपसे बहुत ज्यादा डरता हूँ, मुझे नुकसान मत करिए, मुझे यहाँ छिपा लीजिए। वैसे भी वो तस्कर मुझे मार देंगे। वो मेरे सामने काले रंग की परछाई एक बड़ा आकार ले चुकी थी। मैं डरने लगा था। मुझे मारिए मत, मुझे मारिए मत। सामने से आवाज आई, तुम्हें क्यों मारूंगा मैं? इसमें मेरा क्या फायदा? तुमने कुछ गलत तो किया ही नहीं, तो मारूंगा क्यों तुम्हें? मैंने कहा, आपके बारे में कहा जाता है आप भूत देव हैं। जो भी इस जंगल के अंदर आता है आप उसे मार देते हैं। जिसका सामना आपसे होता है आप उसे जिंदा नहीं छोड़ते। शायद आपने बचपन में मुझे छोड़ दिया, आप भी छोड़ दीजिए, बस एक बच्चा समझकर। फिर से उस भूत देव की आवाज आई। मैं साधारण भूत नजर आता हूँ, जो लोगों को डराकर उन्हें मार देता हूँ। तुम अब भी वो झूठी कहानियां एक दूसरे को सुनाते रहते हो। असली कहानियां तुम लिखते क्यों नहीं? हर बार भूल ही जाते हो। मैंने सर झुकाए रखा था और वो तस्कर उस दरवाजे तक पहुंच आए थे। पीछे से ही उन्होंने बंदूकें तान दी और कहने लगे, कौन हो तुम? कौन हो? ये दूसरा लंबा सा कौन है? अबे काले कपड़े उतार, अपने चेहरा दिखा। फिर से भूत देव के हंसने की आवाज आने लगी। चेहरा देखना चाहते हो? चेहरा देखना चाहते हो? लो चेहरा देखो। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं और मेरा सर अभी झुका हुआ था। मैं सर उठा नहीं सकता था, इतना डरा हुआ था। चीखों की आवाज में दर्द था। वो किसी चीज को देखकर नहीं डरे थे, शायद वो जख्मी हो रहे थे। ये दर्द भरी चीखें थी। थोड़ा सा सर उठाया था मैंने और भूत देव का वो चेहरा हर तरफ था। पेड़ों पर वो चेहरा दिख रहा था, भयानक। मेरी आंखें बंद हो गई डर के मारे। मैंने सर फिर से नीचे की तरफ कर लिया। पीछे देखा तो लाशें बिछी पड़ी थीं। वहां गोलियों की आवाजें आ रही थीं। गोलियां दनादन चलती जा रही थीं और चीखें भी बढ़ती जा रही थीं। कुछ ही समय में शांति छा गई। ना तो किसी के बोलने की आवाज, ना कोई गोली की आवाज। बस पीछे से कराहने की आवाजें भी कुछ समय बाद बंद हो गई।
मैं सर झुकाए हुए ऐसा लग रहा था जैसे मौत को छूने पर मजबूर हूं। वहां सर घुमाकर देखा था मैंने, खून ही खून हर तरफ पड़ा था, लाशें दिख रही थी मुझे पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली, अब शायद मेरी बारी थी। मैं सर झुकाए हुए कहता जा रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम्हें अब भी लग रहा है मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन क्यों? मैं अब चेहरा ऊपर करके देख रहा था। वो काली परछाई उस पेड़ पर बन रही थी और आकार छोटा था। वो कह रहा था, मैं भूत देव हूं, यहां रक्षा करता हूं। इसीलिए शायद बुरे लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन इंसान धीरे धीरे बुरे होते जा रहे हैं तो सभी डरने शुरू हो गए। मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करता। मारना होता तो 10 साल के जब तुम थे तब भी तो मार ही सकता था। मारना होता तो अब तक तुम्हें मार ही चुका होता। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। उस समय भी तुम्हारे लिए पत्थर दिया था। बैठो, बात करो मुझसे, और अब भी पत्थर दिया है, बैठे हो। मैं तुम्हें नुकसान थोड़े ना पहुंचा रहा हूं। सवाल करना चाहते हो तो करो, मैं जवाब दूंगा। मदद मांगना चाहते हो तो मैं मदद करूंगा। मैंने भूतदेव से कई सवाल किए थे, और जितने सवाल मैं करता जा रहा था मेरे मन की शंका उतनी ही दूर होती जा रही थी। धीरे धीरे हर सवाल का जवाब भूतदेव ने दिया। वो आकार बदलते और मैं और ज्यादा डर जाता, लेकिन मुझे सांत्वना दी जाती कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे साथी पहाड़ी के पीछे से चीखें मार रहे थे, शायद एक ऐसी जगह पर फंस गए थे जहां से उतर नहीं सकते थे। वो दोबारा पीछे आना चाहते थे और मैं बाहर जाकर उन्हें वापस बुला रहा था। मैंने मामला सुलटा दिया है, वापस आ जाओ। मैं भूतदेव से कई सवाल करता रहा, जवाब मिलते रहे और मुझे तसल्ली होती गई। यहाँ देव हर जगह पर होते हैं, अलग अलग तरह के, उनके नाम अलग होते हैं। वो कभी सुरक्षा करते हैं तो कभी दंड देते हैं। भूत देव इस पहाड़ी पर रहते हैं प्राचीन काल से ही। ऐसे ही देव धरती के अलग अलग कोनों में पाए जाते हैं। अगर आप बुरे हैं तो आपको डरना चाहिए, अगर आप सच्चे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गांव वाले कभी भी समझ ही नहीं पाए पुराने ज़माने की वो घटनाएं क्या हुआ करती थी। भूत देव से विदा ली थी मैंने, ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा जिंदगी मिली है। अपने साथियों को पीछे से बाहर निकाला था और वो मुझसे पूछ रहे थे, क्या भूत होते हैं? मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था। एक अजीब सी हंसी निकली थी मेरी। भूत नहीं होते, बचपन में वैसे ही भ्रम हो गया था मुझे। वहां वापस आते समय लाशें ही लाशें देख मेरे साथी हैरान थे। तुम अकेले ने इन सबको कैसे मार दिया? सच बताओ, तुमने अकेले इसको कैसे मार दिया? इतनी भीड़, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। नीचे तक भीड़ लगी हुई थी उन तस्करों की, जिंदा कोई नहीं बचा था, सबकी मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ पुलिस ने छापा मारा था, बहुत सारा सामान जब्त किया गया था, जिंदा इंसान एक भी नहीं मिला था। कई लाशें जमीन से निकाली गई थी। वो लोग जो गायब हुए थे उन्हें यहीं दफनाया जाता था, उसी गुफा के पास। गांव वाले मुझसे बात करते रहे थे। कौन थे? क्या भूतदेव ने किया है? उन्हें पता था ये भूतदेव का काम ही हो सकता है। मैंने भी कह दिया था हाँ। उसके बाद पुलिस और भी कई लोग ऊपर पहाड़ी पर गए थे। किसी को कभी भूतदेव नहीं मिले। वहां उन पेड़ों को भी काटा गया, वहां नई नई जगह बनाई गई। अब उस गांव को भी शहर बनाने का काम चल रहा है। वहां कभी किसी ने भूतदेव को नहीं देखा और मैं अब शहर में रहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं भूतदेव कहां पर है। मेरा स्वभाव बदल चुका है। तुम्हें पता है, मुझे हंसी बहुत आती है।